दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ पहले से बीमार थीं और तब से लगभग 20 दिन हो गए थे जब माँ का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मौसी का इस तरह हमारे घर आना सच में एक मदद थी। वह मेरी माँ की छोटी उम्र की करीबी दोस्त थी। वह मम्मी से ज्यादा खूबसूरत थी। मौसी ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और मम्मी का ध्यान भी रखा। एक रात जब हमारा डिनर हो चुका था, तब पापा ने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं उनके मोबाइल को देखना चाहता था। जब मैं हॉल में बैठा उनका फ़ोन देख रहा था, तभी मैंने देखा कि पापा मौसी को अपने कमरे से बाहर लाते हुए आ रहे थे। मौसी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसने अभी-अभी स्नान किया हो। इसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पापा ने मौसी को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया। मैं कई बार मौसी को पापा के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और मैं उसकी हालत देखकर चिंतित था, लेकिन मौसी और पापा के बीच जो हो रहा था, वह मेरे समझ से परे था। उस दिन जब मैंने पापा के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनी तो मैंने अपने कमरे में ना जाकर हॉल में बैठकर मौसी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। मुझे पता था कि वह पापा के कमरे से बाहर आएगी, इसलिए मैं हॉल में बैठा रहा। काफ़ी समय बाद मौसी पापा के कमरे से बाहर आई और मुझे बहुत थकी हुई लगी। उसकी साड़ी भी थोड़ी लटक रही थी और वह पूरा पसीने में तर थी। वह बिना किसी ओर देखे अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मौसी पापा के कमरे में क्यों गई थी, इसलिए मैं उसके पीछे-पीछे उसके कमरे में चला गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मौसी ने मुझे हाथ मुड़ते हुए देखा। वह इतनी थकी हुई लग रही थी कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत महसूस हुई। जैसे ही मौसी दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और थोड़ी दंग रह गई। मुझे उसके चेहरे पर पसीना दिखाई दिया। मैंने मौसी से पूछा, तुम पापा के कमरे में क्यों थी? और वहां से जो अजीब आवाज आ रही थी, वह क्या था? तब मौसी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पापा आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, नरेश, रात के 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम अपनी मौसी को बेवजह सवाल क्यों कर रहे हो? रात का खाना खाने के बाद मैंने तुम्हें तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। फिर तुम हॉल में क्यों बैठे हो? लेकिन पापा ने मौसी को कुछ नहीं कहा। मैं पापा पर गुस्सा आनडिया बुस्साबो सर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात भर मौसी और पापा एक ही कमरे में थे। ये मुझे नहीं पता था दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय मैं पापा से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को मौसी के सामने बेवजह डांटा था। मेरी खूबसूरत और मॉडल जैसी मौसी के सामने पापा ने मुझ पर गुस्सा किया था। उस समय मौसी ने मुझे समझते हुए मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फिराया। पापा तब मौसी की तरफ देखने लगे और उनकी नज़र मौसी पर पड़ी। मौसी बोली, नरेश, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और मुझे पता है कि तुम्हारा नाक क्यों लाल हो गया है। पापा ने रात को मेरे सामने डांट कर तुम्हें नाराज कर दिया है। मौसी ने पापा से कहा, बेटा अब बड़ा हो रहा है। इसके साथ ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार डांटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सॉरी नहीं कहा था। पापा के मुंह से सॉरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत पापा को माफ कर दिया। उसके बाद हम तीनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। पापा ने मम्मी के लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ समय बाद पापा अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद भी मेरा नाश्ता जारी रहा। पापा के जाने के बाद मौसी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और मौसी के कमरे में जाकर उससे बात करने लगा। मैंने मौसी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह मुझे सामने खड़ी दिखी। वह अपने गीले बाल झटक रही थी और उस गाउन में उसकी खूबसूरती और भी उभर कर आ रही थी। मौसी बहुत चतुर थी। उसने मुझे अपने कमरे में आते हुए ध्यान से देखा और फिर आवाज़ देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, नरेश, अब दरवाजे पर खड़े होकर मेरी खूबसूरती को अच्छी तरह से देखो। आओ, अंदर आओ। जब मैं मौसी के कमरे में गया तो सच में उसकी खूबसूरती दरवाजे से झांकने में जो मैंने देखा था, वह और भी अद्भुत थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना मेरे लिए कुछ खास था। मैं मौसी को एकटक देख रहा था और उसके कमरे में गुलाब की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। उस सुगंध में एक जबरदस्त आकर्षण था।
मौसी छोटी छोटी चीजों में खड़ी थी और उसका गोरा रंग जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं उसकी खूबसूरती को ध्यान से देख रहा था। तभी मौसी ने फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। उसने कहा, नरेश, सच में क्या तुम मेरी खूबसूरती पर ही ध्यान देने आए हो? मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मौसी, मेरे मन में तुमसे एक सवाल है। वह सवाल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी तरह तरह की बातें करती हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। मौसी बोली, नरेश, ऐसी भाषा में बात करना बंद कर दो। जो कहना है वह सीधे सीधे कहो। फिर मैंने उससे पूछा, आपने कैसे जाना कि मैं पापा से नाराज हूँ? यह जानने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मौसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फिर से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नरेश, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानती हूँ। तुम्हारा भाव मुझे अच्छे से पता है। कभी कभी तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हो और कभी बड़ी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हो। मौसी का जवाब सुनकर मैं शौक में चला गया, क्योंकि वह मुझे मुझसे बेहतर जानती थी। उसने मेरे स्वभाव के बारे में जो कहा वह एकदम सही था। जब मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं मौसी के कमरे से बाहर जाने लगा। तभी मौसी ने मुझे रोका। उसने कहा, नरेश, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मुझे अपने दाहिने पैर पर एक ब्रेसलेट पहनना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मौसी। उसने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया। जैसे ही मैं मौसी के पैरों के पास बैठा, मेरी नज़र उसके पैरों पर चली गई। उसका वह ब्रेसलेट उसके घोरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैंने ब्रेसलेट पहनाते समय उसके पैरों पर अपना हाथ चलाया तो मेरे मन में एक अलग सी लहर दौड़ गई। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से ब्रेसलेट पहनाया और फिर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद मुझे मौसी की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे रोज क्लास में छोड़ने आती थी और अब उसने मुझे फिर आवाज़ दी। मैंने अपनी बैग उठाई और बाहर आया। मौसी ने माँ की स्कूटी ली थी ताकि मुझे क्लास छोड़ने चल सके। वह उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। मैंने उससे पूछा, मौसी, क्या तुम बाहर कहीं जा रही हो? उसने कहा, हाँ, तुम्हें क्लास छोड़ने के बाद मुझे आगे मार्केट जाना है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी है और तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। बात करते करते हम स्कूल तक पहुंचे। मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वह आगे मार्केट जाने के लिए निकल गई। जब मेरा क्लास खत्म हुआ तो मौसी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए मैं चलकर घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पापा अभी ऑफिस से नहीं आए थे और माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं मौसी से पूछने गया कि क्या खाने के लिए कुछ है। जब मैं उसके कमरे में गया तो मैंने उसे विभिन्न कपड़े बदलते देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मौसी दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने आज अपनी खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छे कपड़े खरीदे थे। उसके बिस्तर पर कई छोटे कपड़े पड़े थे और वह फिर से छोटे कपड़ों में खड़ी थी। तब मैंने कहा, मौसी, ये कपड़े तुमने खरीदे हैं? तब मौसी ने कहा, इनमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा दिखता है? मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसके बिस्तर पर बैठा दिया और खुद बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, जिससे मैं अंदर का थोड़ा बहुत नज़ारा देख सकता था, लेकिन मुझे उसे देखना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी नज़रें घुमा लीं। करीब 4 बार मौसी ने मेरे सामने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद जब वह आखिरी बार बाथरूम में गई, अचानक मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। जब उसने चिल्लाया तो मैं तुरंत बाथरूम में गया। देखा कि उसके हाथ से एक्सीडेंटली शावर चालू हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से भीग गई थी। पानी से डरकर मौसी ने मुझे गले लगा लिया। मौसी बहुत ही सुंदर और नरम थी और मुझे उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगा। वह मुझसे कह रही थी कि शोवर बंद कर दूं, लेकिन उस समय मुझे उसकी बात पर ध्यान नहीं था। आखिरकार मौसी ने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर शावर बंद किया। जब वह मुझसे दूर हुई तो मैंने उसे नीचे से ऊपर तक एकटक देखना शुरू किया, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था उसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं जब बाथरूम से बाहर आया तो बाहर पापा की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ से तुरंत मैंने मौसी के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मौसी ने जाते जाते मुझसे पूछा, अरे नरेश, मुझे जवाब देना मत भूलना कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसमें कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा,
मौसी, तुम अभी जो ड्रेस पहने हुए हो, उसमें तुम सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। पापा के देखने से पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं तुरंत अपनी कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पापा से बात नहीं करनी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, लेकिन पापा वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरी नज़र मौसी के कमरे पर गई और वहाँ भी दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मौसी अब भी उसी नाइट गाउन में खड़ी थी, जिसमें वह दोपहर में पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा इतनी रात को मौसी के कमरे में क्या कर रहे थे। पापा का हाथ मौसी के कंधे पर नजर आया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने लगे, मैंने वहां से हटने का फैसला किया। पापा जल्दी से बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। मैं फिर से मौसी के कमरे में झांका। वह अपने बिस्तर पर चेहरा हाथ में लिए बैठी थी। उसकी खैरियत पूछने के लिए मैंने उसके कमरे में कदम रखा, और जब मैं अंदर गया तो दरवाज़ा बंद कर दिया। मौसी ने मुझे देखकर कहा, नरेश, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे गप्पे मारने आया हूं। मौसी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बस ऐसा कहकर उसने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। मैंने मौसी से पूछा, पापा यहाँ क्यों आए थे? लेकिन मैं उसे ये सवाल नहीं पूछ पाया, क्योंकि जब भी मैं उससे सवाल करता, कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता। अब मैं उसके साथ बस बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे एक और सवाल पूछूंगा। मैंने कहा, मौसी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोली, नरेश, मेरा शादी न करने का कारण बहुत बड़ा है। शायद तुम इसे समझ नहीं पाओगे, और मुझे मंगल है, और मंगल वाली लड़की को मंगल वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए। आज तक मुझे मेरे जैसे मंगल वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने कहा, मौसी, तुम मेरी माँ की इतनी करीबी दोस्त हो, तुम्हें कभी ना कभी ऐसा तो लगा होगा कि तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। उसने कहा, अरे तुम्हारी माँ का परिवार तो मेरा ही परिवार है। और अचानक उसका चेहरा भारी हो गया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी-कभी पति की भी ज़रूरत महसूस होती है। पर तुम्हें यह चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा, मौसी, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, मैं तो अब बड़ा हो रहा हूँ। तुमने ही पापा को बताया था कि इस घर में तुम ही एकमात्र हो, जिनके पास मेरे लिए दिल की बात कहने का समय है, क्योंकि पापा के पास तो मुझे समझने का समय नहीं है। वह बोली, अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे छोटा समझते हैं। फिर उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो मेरी पर वाह करे और मुझ पर प्यार लुटाए। जब वह बातें कर रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता था कि मौसी हमेशा ऐसी टिप टॉप रहती है, इसलिए ही मेरे पापा उनके पीछे पीछे रहते हैं। मौसी फिर बोली, नरेश, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने मौसी से कहा, मौसी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी बढ़ती उम्र की बात कर रही हो? उसने कहा, तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, मुझे सब कुछ तुम्हें समझाकर बताना होगा। फिर वह उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई और उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाकर वह ग्लास मुझे दिया और एक गोली भी दी। मौसी ने कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो। ये गोली लेते ही तुम्हें खुद का बड़ा होना महसूस होगा। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह नींद से उठते ही देखा कि मौसी मेरे पास ही सोई हुई थी, तो वह छोटे कपड़ों में थी। सुबह पापा ऑफिस चले गए। फिर दोपहर में मैं मौसी के कमरे में गया। वह अब भी तैयार होकर फोन देख रही थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रोका और कहा, तुम्हें मेरे पास आने से पहले एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पापा को मुझसे शादी के लिए मनाना होगा।
तुम्हारे पापा को एक अच्छी बीवी और तुम्हें ख्याल रखने वाली माँ की ज़रूरत है। अगर मैं इस घर में रूप से रहने आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को हमेशा खुश रखूंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पापा के अकेलेपन का दुख समझ में आ रहा होगा। मौसी बहुत समझदार थी और वह मुझसे साथ साथ पापा को भी खुश रखने को सोच रही थी। मैंने मौसी से कहा कि मैं उसे अपनी माँ बनाना नहीं चाहता। तब उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अपने पापा को मुझसे शादी के लिए नहीं कहा तो मैं रात में जो कुछ भी हुआ वह सब पापा को बताऊंगी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। उसे मेरी हंसी का कारण समझ नहीं आया। मैंने कहा, मौसी, तुमने मेरे पापा को कुछ भी बताया तो वह तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा वह तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। फिर मैंने गुस्से में पापा को फोन करने का मन बनाया। अगले ही मिनट में पापा मौसी के कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मौसी शॉक हो गई थी। उन्होंने पापा को बताना शुरू किया कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन पापा ने मौसी की बात पर विश्वास नहीं किया। पापा बोले, नरेश को सब कुछ पता है कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आई हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए नरेश का भी इस्तेमाल कर रही हो। मैं बार बार पापा और मौसी को एक साथ कमरे में जाते हुए देख रहा था। मैंने पापा से पूछा कि वह मौसी के साथ कमरे में क्या करते हैं। तब पापा ने बताया वो मौसी को रात में उनकी माँ के लिए ड्रेसिंग करने के लिए बुलाते थे। वो जो चिल्लाने की आवाज़ आती थी वह माँ की थी, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था। मौसी को पापा पर एक तरफा प्यार था और इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। मौसी माँ की अच्छी दोस्त थी और उनकी दोस्ती ना टूटे। पापा ने मौसी का सच माँ से छिपा रखा था। मौसी ने कभी भी सोचा नहीं किया कि उसकी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाना सही होगा। उसने माँ की जिंदगी खत्म होने का सोचकर पापा से शादी का एक साजिश रच रखा था। जब पापा ने शादी से मना कर दिया तो मौसी मुंह फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि रात को मेरे साथ मौसी ने कुछ गलत किया है। इसीलिए मैंने पापा को फोन करके सारी बातें बताईं। जब मैंने उन्हें बताया तो पापा ने मुझे कहा, मौसी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि उसका प्यार मुझ पर है। उसने वह नींद की गोली मुझे फंसाने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। इसलिए उसने वह गोली तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया। पापा ने बड़ी समझदारी से आज अपने परिवार को बचा लिया था। मौसी अपने दोस्त की बीमारी को लेकर पापा पर प्यार करने लगी, लेकिन पापा ने माँ के बुरे समय में भी उनका हाथ नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। माँ की दोस्त ने दोस्ती में विश्वासघात किया था। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो बुरे समय में साथ दे, न कि बुरे समय में सिर्फ अपना फायदा देखने वाली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।